आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं जब ट्रेन से स्टेशन पर उतरा तो बारिश बहुत ही तेजी से बरस रहे थे। मैंने आसपास देखा, मेरे अलावा और कोई भी इंसान उस स्टेशन पर उतरा नहीं था। ट्रेन से उतरने के बाद मैं तुरंत ही शेड की तरफ दौड़ा और अपना सामान रखकर शेड के नीचे बने बेंच पर बैठ गया। मैं काफ़ी थका हुआ था। कुछ देर मैंने वहाँ बैठकर सांस ली। थोड़ी ही देर में वो ट्रेन भी छुकछुकाती हुई आगे निकल गई। मैं अब उस पूरे प्लेटफॉर्म पर अकेला था। मैंने अपनी हाथ घड़ी में समय देखा तो वक्त हो रहा था रात के 2:30 बजे का। मुझे पता था कि इतनी रात गए इस छोटे से स्टेशन पर कोई नहीं मिलेगा, तो मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। मैंने सोचा कुछ देर यहीं पर बैठा रहता हूँ। अगर थोड़ी बारिश थमी या फिर अगर थोड़ी कम भी हो गई तो बाहर निकलकर किसी सवारी की तलाश करूँगा जो कि बेमतलब ही होगा, क्योंकि मुझे ये भी पता था कि यह गांव का स्टेशन है। इतनी रात गए कोई सवारी नहीं मिलेगी। फिर भी इस आस में कि बारिश रुकने के बाद ही चलूँगा, इसलिए मैं उस प्लेटफॉर्म की उस बेंच पर चुपचाप बैठा ही रहा और बारिश के थमने का इंतज़ार करता रहा। रात और भी काली और गहरी होती जा रही थी। ऊपर से बारिश थी जो थमना तो दूर, धीमी होने का भी नाम नहीं ले रहे थे। ऊपर से बारिश और तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ डुबा ही देगी। मैं चुपचाप अपने पैर ऊपर किए प्लेटफॉर्म की उस बेंच पर लेट गया और बारिश के थमने का इंतज़ार करने लगा। अभी मैं बेंच पर लेटा अपनी आंखें बंद किया ही था कि तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, भाई साहब ज़रा पैर हटाएंगे। मैंने आँख खोलकर देखा तो एक लड़का था, करीब 20-22 साल का रहा होगा। वो मेरे पास में खड़ा था। शायद उसे भी बेंच पर बैठना था। तो मैं उठकर बैठ गया और फिर मेरे उठते ही वो लड़का भी मेरे बगल में ही बैठ गया। वो करीब 20-22 साल का रहा होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भला इतनी बारिश में ये यहाँ आया कैसे और कर क्या रहा है। अब तो शायद यहाँ पर कोई ट्रेन भी नहीं है। तो इसलिए मैंने उस लड़के से पूछा, कहाँ जाना है आपको? तो इस पर उस लड़के ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस यहीं जाना था। तो इस पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यहीं जाना था? मतलब नहीं, मतलब कौन सी ट्रेन पकड़नी है आपको? तो इस पर उस लड़के ने कहा, नहीं, मुझे कोई ट्रेन नहीं पकड़नी, मुझे तो बस यहाँ आकर बैठना था। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसी बातें कर रहा है। इसे भला कहीं जाना तो होगा, तभी तो इतनी बारिश में इस स्टेशन पर आया है जहाँ पर शायद अब कोई ट्रेन भी नहीं है। मगर फिर मैंने और सवाल नहीं किए और मैं चुपचाप वहीं पर बैठा ही रहा। तभी अचानक मुझे पता नहीं क्यों सिगरेट पीने की तलब हुई। मैंने अपने जेब से डब्बा निकाला और एक सिगरेट निकालकर सुलगाने जा ही रहा था कि तभी वह सिगरेट मेरे हाथों से नीचे गिर गया। मैंने सिगरेट उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुका तभी मेरी नज़र उस लड़के के पैरों पर गई। तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरा दिल जैसे पल भर के लिए थम सा गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उस लड़के के दोनों पैर उल्टे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। किसी इंसान के दोनों पैर उल्टे तो नहीं हो सकते, इसका मतलब ये कोई इंसान नहीं है। मगर अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मैं चुपचाप वहीं पर बैठा ही रहा और आराम से सिगरेट सुलगाकर पीने लगा। तभी उस लड़के ने भी एक मांगा और वो भी पीने लगा।
कुछ देर वहीं पर बैठे रहने के बाद वो लड़का अपने आप ही वहाँ से उठकर चला गया और फिर मैंने राहत की सांस ली। उस रात वो सब क्या था मैं कुछ समझ नहीं पाया, मगर मैं इतना जानता हूँ कि वो लड़का कोई इंसान नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। रोहन और सार्थक दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अभी से नहीं बल्कि बचपन से ही एक दूसरे के बगैर किसी का मन नहीं लगता था। स्कूल से पेट दर्द का बहाना लेकर छुट्टी लेना हो या घर पर बिना किसी को बताए घूमने भाग जाना, दोनों एक साथ में ही करते थे। आज भी वो दोनों अपने किसी दोस्त की शादी में गए हुए थे और फिलहाल वहीं से वापस लौट रहे थे। रोहन बाइक चला रहा था और सार्थक उसके पीछे बैठा आसपास के माहौल का जायजा ले रहा था। रात काफी हो चुकी थी, जिसका असर रास्ते पर भी साफ नजर आ रहा था। चूंकि रोहन और सार्थक उस रास्ते पर पहली मर्तबा आए थे, इसलिए उन्हें उस रास्ते के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। रोहन अभी बाइक चला ही रहा था कि तभी सार्थक बोला, भाई ये रास्ता कुछ अजीब सा नहीं है? मतलब बहुत सुनसान नहीं है? सुरेश ने हमें इसी रास्ते के बारे में बताया था ना कि यहाँ कोई कब्रिस्तान है। रोहन ने सार्थक की बात पर हामी भरी और चुपचाप बाइक चलाता रहा, क्योंकि भले सार्थक इन सारी चीजों पर यकीन करता हो, मगर रोहन उसे ये सारी चीजों पर रद्दी भर भी विश्वास नहीं था। उनकी बाइक अभी तेजी से रास्ते पर आगे बढ़ ही रही थी कि तभी तेजी से चल रही उनकी बाइक झटका खाने लगी और 2-4 झटकों में ही बंद पड़ गई। रोहन ने 2-3 बार किक मारकर गाड़ी चालू करने की कोशिश भी की, मगर बाइक ज्यों की त्यों ही बंद पड़ी रही। रोहन अभी बाइक चालू करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी सार्थक बोल पड़ा, ये वही कब्रिस्तान है ना जिसके बारे में सुरेश बता रहा था? रोहन सार्थक के इशारे की ओर पलटा तो पाया कि उसकी बाइक बिल्कुल उस कब्रिस्तान के गेट पर बंद पड़ी है। इस पर रोहन बोला, हाँ हो सकता है वही कब्रिस्तान हो। ये कहकर रोहन ने बात को रफा दफा कर दिया था, मगर सार्थक उसके जहन में कहीं ना कहीं ये बात खटक सी रही थी कि आखिर उनकी बाइक कब्रिस्तान के दरवाजे पर ही क्यों बंद हुई। सार्थक अभी ये सोच ही रहा था कि तभी रोहन बोला, भाई यार किसी मैकेनिक को ढूंढना पड़ेगा, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। इतना कहकर रोहन आजू बाजू अपनी निगाहें घुमाने लगा। अभी वो इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसे सामने की तरफ कुछ चमकता हुआ नजर आया। उस चमकाहट को देखते हुए रोहन ने सार्थक से कहा, सार्थक वो देख सामने कुछ चमक रहा है, चल हो सकता है वहां कुछ मदद मिल जाए। इतना कहकर वो दोनों बाइक को धक्का देते हुए उस चमकाहट की तरफ जाने लगे। चलते चलते वो जब उस चमकाहट के पास पहुंचे तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि जहां वो रोशनी थी वो एक मैकेनिक का दुकान था। एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। रोहन ने खुश होकर उस आदमी को बोला, काका जरा हमारी बाइक को देख लीजिए तो, क्या दिक्कत है, चालू नहीं हो रही। इस पर वो आदमी कुर्सी से उठकर रोहन की बाइक के पास आया। उसने 1-2 बार बाइक को चालू करने की कोशिश की, मगर बाइक चालू नहीं हुई, जिस पर उस आदमी ने रोहन से कहा, टाइम लगेगा, बैठो। मैकेनिक की बात सुनकर वहां पड़ी 2 कुर्सियों में रोहन और सार्थक आराम से बैठ गए और वो मैकेनिक बाइक के पुर्जे खोलकर कुछ करने लगा। सार्थक के जहन में वो कब्रिस्तान वाली बात अभी तक खटक रही थी, मगर रोहन उसे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं था।
वो बस यही मना रहा था कि जल्द से जल्द उसकी बाइक चालू हो जाए ताकि वो लोग अपने घर पहुंच जाए। रोहन अभी बैठा ही था कि तभी उसे हल्का होने की जरूरत महसूस होने लगी। उसने ये बात सार्थक को बताई और कुर्सी पर से उठकर रास्ते के दूसरी तरफ जाने लगा। रास्ते के दूसरी तरफ घना जंगल था, लिहाजा रोहन ज्यादा अंदर ना जाकर सिर्फ झाड़ियों के पीछे चला गया और हल्का होने लगा। हल्का होकर रोहन जैसे ही पीछे उस दुकान की ओर पलटा तो उसके पैरों तले की जमीन निकल गई, क्योंकि वहां अब ना तो उसकी बाइक थी, ना वो मैकेनिक और ना ही उसकी दुकान खुली हुई थी। सिर्फ सार्थक वहां एक पत्थर के ऊपर अकेला बैठा हुआ था। रोहन को बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये सब क्या हो गया। वो दौड़कर सार्थक के पास गया और बोला, वो मैकेनिक और मेरी बाइक कहाँ गई? तू यहाँ ऐसे क्यों बैठा है? रोहन की बात सुनकर सार्थक को काफी हैरानी हुई। उसने हैरान होते हुए कहा, तेरी तबीयत तो ठीक है? वो तेरे पीछे कौन है, देख जरा। सार्थक की बात सुनकर रोहन पीछे पलटा तो फिर एक बार हैरानगी के मारे उसकी पेशानी की लकीरें ऊपर चढ़ गईं, क्योंकि वो मैकेनिक अपनी जगह पर था और रोहन की बाइक बना रहा था। रोहन की आंखों के सामने अब वो सारी चीजें थी जो कुछ देर पहले रास्ते के उस किनारे से उसे नजर नहीं आ रही थी। हैरान परेशान रोहन करता भी तो क्या करता। उसने चुपचाप किसी तरह से इसे अपने मन का वहम मान लिया और सार्थक के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। मगर उसे भी अब कुछ अजीब सा लगने लगा था। खैर, उसने मैकेनिक से पूछा, और कितना समय लगेगा? इस पर मैकेनिक ने कहा, बस अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, दिक्कत पकड़ में आ गई है, अब बस थोड़ा ही वक्त लगेगा। रोहन के जहन में अब एक सवाल ये भी उमड़ने लगा था कि आखिर इस सुनसान रास्ते पर कब्रिस्तान के पास में ये इकलौता गैरेज ही क्यों है? बाकी और कोई दुकानें क्यों नहीं है? खैर, रोहन अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो मैकेनिक बोला, हो गया साहब, बन गई आपकी बाइक। इतना कहकर उस मैकेनिक ने एक बार बाइक को चालू करके दिखा दिया। तभी रोहन बोला, कितना हुआ आपका? तो इस पर उस मैकेनिक ने कहा, मैं गाड़ी बनाने के बदले पैसे नहीं लेता। उस आदमी की ये बात रोहन और सार्थक दोनों को ही बड़ी अजीब लगी कि आखिर ये कैसा मैकेनिक है जो गाड़ी बनाने के बाद पैसे नहीं लेता। जिस पर सार्थक ने उस मैकेनिक से कहा, तो पैसों के बदले क्या लेते हैं आप? सार्थक की बात सुनकर उस मैकेनिक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और फिर उसने कहा, मुझे तुम लोगों की जान चाहिए। मैं गाड़ी बनाने के बाद लोगों से उनकी जान ले लेता हूं। उस मैकेनिक ने अभी इतना कहा ही था कि तभी उसका चेहरा बहुत ही अजीब तरीके से बदलने लगा। उसके आंखों की पुतलियां सफेद हो गईं और चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ नजर आने लगा। ये देखकर अब तक रोहन और सार्थक की सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या बला है। इतने में ही सार्थक ने रोहन को बाइक की तरफ इशारा किया। रोहन समझ गया कि सार्थक क्या बोलना चाहता है। वो दौड़ते हुए अपनी बाइक पर जाकर बैठ गया और बाइक चालू कर ली। साथ ही साथ सार्थक भी तुरंत बाइक पर बैठा और वो दोनों वहां से आगे की तरफ निकल गए। दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे। रोहन बाइक तो चला रहा था मगर उसके हाथ हैंडल पर कांपे जा रहे थे। पीछे बैठा सार्थक भी बार बार यही देख रहा था कि कहीं वो मैकेनिक उनके पीछे तो नहीं आ रहा, पर ऐसा नहीं था। वो मैकेनिक उनके पीछे नहीं आ रहा था।
उन दोनों की बाइक अभी तेजी से उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रही थी कि तभी बाइक चला रहे रोहन ने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि चलते चलते वो लोग फिर से उसी कब्रिस्तान के पास पहुंच चुके हैं जहां थोड़ी देर पहले उनकी बाइक खराब हुई थी। मगर ये कैसे हो सकता है? उसी कब्रिस्तान के पास वो दोनों कैसे पहुंच गए? इस सवाल का जवाब ना तो रोहन के पास था और ना ही सार्थक के पास। तभी रोहन ने जब सामने देखा तो उसे वही गैरेज नजर आया। अब तक उन दोनों को ही समझ आ चुका था कि रोड के सहारे वो लोग यहां से नहीं निकल सकते, लिहाजा उन्होंने बाइक को वहीं छोड़ा और दौड़कर जंगल में घुस गए। वो लोग अभी जंगल में थोड़ा आगे गए ही थे कि तभी उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज कहीं आसपास से ही आ रही थी। रोहन ने जब इधर उधर नजर घुमाकर देखा तो पाया कि एक औरत एक पेड़ के नीचे सिर झुकाए बैठकर रोए जा रही है। रोहन और सार्थक को लगा शायद ये भी उस मैकेनिक के जाल में फंस गई है, लिहाजा वो दोनों उस औरत के पास गए और उस औरत से कहा, क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? इस पर उस औरत ने बिना सिर उठाए ही जवाब दिया, उन लोगों ने मेरे पति से गाड़ी बनवाया और पैसे मांगने पर मेरे पति को मार डाला। इतना कहकर उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो उसकी शक्ल देखकर फिर एक बार उन दोनों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। उन्हें समझ आ गया कि ये औरत इंसान नहीं है। जिसके बाद वो दोनों भागकर फिर से अपनी बाइक के पास आए, मगर इस बार वो लोग आगे ना जाकर पीछे की तरफ गए और सही सलामत उस रास्ते से बाहर भी निकल गए। बाद में उन्हें पता चला कि दरअसल एक बार कुछ शराब के नशों में धुत लड़कों ने उस मैकेनिक से अपनी कार बनवाई और जब कार बन जाने के बाद उस मैकेनिक ने उनसे पैसे मांगे तो उन लड़कों ने उसे पीटकर मार डाला। जब ये खबर उस मैकेनिक के पत्नी तक पहुंची तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने उसी जंगल के एक पेड़ पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तब से उन्हीं दोनों की आत्माएं उस रास्ते पर भटकती रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।